रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप लोगों को पता होगा मित्र कि जैसे हमारे पिताजी का देहांत हो गया था 30 जुलाई को, और पितृशोक सबसे खतरनाक शोक होता है, इसीलिए वीडियो बंद रहा। अब पुनः रियांश हिंदी यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग हिंदी साहित्य लेखन परंपरा एवं काल विभाजन का अध्ययन कर रहे थे, और उसी के तहत आज हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में क्या योगदान है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी आचार्य भी लगा सकते हैं आगे, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे, और रामचंद्र शुक्ल के मान्यताओं का सबसे अधिक खंडन कोई किया तो उन्हीं का शिष्य किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के मान्यताओं का एक एक करके खंडन करते हैं, और वह क्या करते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला आदिकाल, मित्रों आप लोगों को बता दें कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध करते हुए कहा कि वीरगाथा काल कहने से सारी जितनी भी रचनाएं हैं उनका प्रतिनिधि नहीं हो पा रहा है, अतः वीरगाथा काल से उचित नाम आदिकाल रहेगा। तो उन्होंने वीरगाथा काल को ही आदिकाल कहा, और इसका समय माना सन 1000 से लेकर, ठीक है, सन 1000 से 1400 ईस्वी, कितना? 1400 ईस्वी तक ये क्या मानते हैं? यह मानते हैं आदिकाल। सबसे सीधा विभाजन, सबसे सिंपल विभाजन कोई करने वाला है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद दूसरा, जिनको भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया, यह भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। क्या कहा? पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने क्या किया कि 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना। 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक ये किसको मानते हैं? यह मानते हैं मध्यकाल। और मध्यकाल का मतलब क्या है? भक्ति काल। ये भी ध्यान रखिएगा, मध्यकाल को क्या कहे हैं? भक्ति काल कहे हैं। मतलब पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद तीसरा इन्होंने जो नाम रखा वह रखा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, ठीक है। और इसका समय जो इन्होंने माना 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना, ठीक है। और इसी उत्तर मध्यकाल को हम लोग या रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया था। याद रखिएगा, इसी मध्यकाल को, जो मध्यकाल के 2 विभाजन हुए, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और चौथा इन्होंने जो विभाजन किया उसका नाम दिया आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक है। और आधुनिक काल को इन्होंने कहा कि 1900 से लेकर और अब तक, ठीक है, अब तक यह जो है कि क्या बोलते हैं, यह आधुनिक काल को 1900 से लेकर अब तक माना। लेकिन इन चारों जो इन्होंने काल विभाजन किया, यह जो इनका काल विभाजन था, ये इनके जो 3 पुस्तक हैं, कौन कौन सी पुस्तक हैं ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला है
सबसे नंबर 1 पे है जिसमें यह बातों की चर्चा की गई है। कौन? इस काल विभाजन की चर्चा की गई है। वह पुस्तक इनकी कौन कौन सी थी? मात्र 3 पुस्तकें थी जो बड़ी प्रसिद्ध हुई उस समय में। पहला था हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 1 पे था। इनकी जो ग्रंथ थे, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, क्या नाम था? हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य की भूमिका जो इनका प्रसिद्ध इतिहास लेखन संबंधी ग्रंथ था, ये 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1940 ईस्वी में। फिर उसके बाद इनका एक दूसरा ग्रंथ आया, बड़ा प्रसिद्ध इनका ग्रंथ था। उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और यह आया था 1952 में। ठीक है, 1952 में इनका दूसरा ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य संबंधे, बीच में आप संबंध का चिन्ह लगा लीजिएगा, उद्भव और विकास। मानो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये 1952 में इनकी बहुत शानदार पुस्तक आती है। और एक तीसरा इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। और ये भी मित्र 1952 में ही इसका भी प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यह 4 विभाजन करते हैं, इन 4 विभाजन का प्रभाव इनके तीनों ग्रंथ कौन कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में इनका जो पहला ग्रंथ था, कब आया था मित्रों? 1940 में आया था, ध्यान देने की ज़रूरत है। और इनका 2 ग्रंथ, ये भी 1952 में आया था, ये भी 1952 में आया था। उस ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य संबंधे उद्भव और विकास। मतलब हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, बहुत ही सूक्ष्म गति से यह प्रकाशन उसमें अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। और इनका सबसे और उसी समय 1952 में ही एक और पुस्तक प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का आदिकाल। यानी आदिकाल के विषय में जो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के विचारों का खंडन करते हुए इन्होंने जो अपना विचार दिया था कि आदिकाल को क्यों हम वीरगाथा काल नहीं कह सकते हैं, ये भी 1952 में आया था। मित्रों, हम बता दें कि जैसे रामचंद्र शुक्ल के ये परम शिष्य थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन सबसे अधिक रामचंद्र शुक्ल का विरोध करने वाले, या कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल एक रूढ़िवादी मानसिकता के व्यक्ति थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तार्किक मानसिकता के व्यक्ति थे। यह हमें कहने में कोई भी संकोच नहीं होगा। जैसे मित्रों, जब यह इन्होंने कहा कि आदिकाल, और आदिकाल कहा तो उस समय के जो रामचंद्र शुक्ल खेमा के जो लोग थे वो उनके तरफ से काफ़ी विरोध किए, और उन्हीं विरोधों को दबाने के लिए जब 1952 में इनकी जब पुस्तक आई 1952 में, वह पुस्तक थी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो जो जितने भी विरोधी थे उनके ऊपर यह तमाचा मारे। पहली बात कि इनका अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपलब्धियां को हम देखें तो पहली बात क्या है कि रामचंद्र शुक्ल का विरोध आदिकाल में करते हैं, और आदिकाल में किस किस बात पे विरोध करते हैं? आदिकाल में आदिकाल ये वीरगाथा काल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल को इन्होंने क्या कहा? आदिकाल कहा। एक पॉइंट ये हुआ, मतलब आदिकाल कहने वाले प्रथम विचारक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये भी ध्यान रखे रहना, जब हम लोग आदिकाल पढ़ेंगे तो उसमें कई लोगों ने कई तरह का नाम रखा है। तो आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, अच्छा।
उसके बाद भक्ति काल के संदर्भ में बहुत ही अच्छा इनका विचार आया। देखिए, भक्ति काल का जो विश्लेषण रामचंद्र शुक्ल ने किया था, भक्ति काल को इन्होंने माना कि जो हमारे हिंदू समाज थे, जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ और मुसलमानों के आक्रमण से जो मानसिक जैसे जो पराजित मानसिक प्रवृत्तियाँ थी, उसके कारण व्यक्ति का स्वभाव जो है कि भक्ति भावना में गया। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के संदर्भ में लिखा। भक्ति काल के संदर्भ में क्या क्या इन्होंने बात लिखा? भक्ति काल को इन्होंने माना कि न ईसाई की देन है, ये भी ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि न भक्ति काल पे ईसाई का प्रभाव है, न मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव है, और ये सीधे सीधे कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं। किसके संदर्भ में? जोर देकर कहना चाहता हूं। किसके संदर्भ में? भक्ति काल के संदर्भ में कहते हैं कि जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम नहीं आया होता, इस्लाम नहीं आया होता, ठीक है, यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का किस साहित्य का? हिंदी साहित्य का। तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता, 12 आना वैसे ही होता, ठीक है, जैसा आज है। मतलब यह बात जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भक्ति काल के संदर्भ में कि जोर देकर कहना चाहता हूं, मनो पूरा एकदम जोर देकर, कि इस्लाम नहीं आया होता, अगर मुसलमानों का आक्रमण नहीं होता, तब भी इस साहित्य मतलब हिंदी साहित्य का विकास 12 आना का मतलब होता है 100%, 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस्लाम के आक्रमण के महत्व को खारिज कर देते हैं, और उसके बाद जो जॉर्ज गिर्सियन ने कहा कि भक्ति काल पर जो ईसाई धर्म का प्रभाव है उसको भी इन्होंने खारिज कर देते हैं, और ये कहते हैं कि भक्ति काल का विकास या आदिकाल के संदर्भ में विकास में या भक्ति काल के विकास में सिद्ध साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हाँ मित्रों, एक चीज़ और आपसे बता दें कि इससे पहले जो खेमा के लोग थे वह कहते थे कि हिंदी साहित्य पे ईरान का प्रभाव है। जैसे आप लोग उदाहरण तौर पे 2 तरह की कहानियाँ मिलती हैं, एक सुखांत कहानियाँ मिलती हैं, एक दुखांत कहानियाँ मिलती हैं। तो जो एक सुखांत कहानियाँ मिलती हैं, एक दुखांत कहानियाँ मिलती हैं, उन दोनों कहानियों में ध्यान रखिएगा मित्रों कि उन दोनों कहानियों में होता क्या है। सुखांत कहानियाँ कहीं ना कहीं धार्मिक प्रभाव से, जैसे भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहती है, तो जो दुखांत कहानियाँ हैं इस्लाम के प्रभाव से प्रभावित रहती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह सब बातें कही, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर हमारी संस्कृति पे हमारे संस्कृत का अध्ययन किया जाए तो वह कहते हैं कि जो हिंदी नाटक पर प्रभाव है, हिंदी उपन्यास पे प्रभाव है, या हिंदी भक्ति काल या रीति काल पे प्रभाव है, वह ईरानी साहित्य से प्रभावित न होकर संस्कृत प्रकृति, ठीक है, संस्कृत किससे प्रभावित है? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बाद जो है कि पाली, ठीक है, अपभ्रंश, यानी संस्कृत पाली अपभ्रंश हमारे ही भाषा के साहित्य से प्रभावित होकर रचनाओं ने अपना दृष्टिकोण बदला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह बात कहते हैं। और
भक्ति काल में ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भक्ति काल में सबसे अधिक अगर किसी के साथ अन्याय हुआ, मतलब भक्ति काल में सबसे अधिक अगर किसी कवि के साथ अन्याय हुआ और वह अन्याय किसने किया, वह अन्याय किए रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साथ। ठीक है, कबीर जैसे विद्वान के साथ इन्होंने अन्याय किए, कबीर का सही मूल्यांकन नहीं किए। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी का सही मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का मूल्यांकन करते हुए कबीर को एक उच्च कोटि का भक्त कवि के रूप में उन्होंने माना। और इस संदर्भ में, किसके संदर्भ में? इस हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में, इनके रचना के संदर्भ में एक विद्वान है, उनका नाम है गणपत चंद्रगुप्त। क्या नाम है? उनका नाम है गणपत चंद्रगुप्त। एक विद्वान का नाम क्या है? गणपत चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त लिखते हैं, गणपत चंद्रगुप्त क्या लिखते हैं कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं, वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह पहले व्यक्ति हैं, वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनेक धारणाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए ठीक है, चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, उनके प्रशंसा के रूप में लिखा है कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, मतलब ऐलान करते हुए, चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के साथ, किसके? सबल प्रमाणों के साथ उन्होंने खंडित किया। और इसीलिए कबीर के समर्थन में ये कहते हैं कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, वो कोई सदुक्कड़ी भाषा नहीं है। उन्होंने जिस भाषा को जिस तरह मोड़ना चाहा मोड़ लिया। तो यह कहा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निष्पक्ष और यह तार्किक व्यक्ति थे, रामचंद्र शुक्ल रूढ़िवादी व्यक्ति थे, तो कहने में कोई हमको संकोच नहीं होता है मित्रों। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी साहित्य लेखन परंपरा और काल विभाजन के अंतर्गत इतना ही अध्ययन करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत होगा। अब क्रमशः आशा रखते हैं कि वीडियो हमेशा बनेगा, लेकिन परिस्थितियां हैं, उसमें कोई कहना नहीं है। फिर भी मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।